इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। समय नहीं रुकता किसी के लिए, वो हर पल आगे बढ़ता है। समय के साथ हम नहीं चले तो समय बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि समय अनमोल है। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है, वंदन है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे सभी किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं का हमारी आज की चौपाल में। और आज की चौपाल सजी है आपकी अपनी बहन कविता साहू और मैं स्वाति जैन। तो किसान भाइयों, आप सभी को हमारी राम राम। किसान भाइयों, इस समय खेतों में गेहूं और चने की बोनी का समय चल रहा है। और जैसा कि अभी हमने शुरुआत में और हमारी स्वाति बहन ने भी बताया कि भाई समय बहुत ही अनमोल है। हाँ कविता बहन, सही समय पर बोनी ना करने पर फसल उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए भाइयों, सही समय पर आपको खेत पर बोनी करना चाहिए, क्योंकि समय तो अनमोल है। जी स्वाति बहन, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि भाई हम अपने किसान भाइयों के लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आएँ, जिससे कि वो अपनी खेती में कुछ नया तरीका अपनाएं और उनकी पैदावार भी बहुत अच्छी हो। और कविता बहन, हमारे किसान भाई खेती में आपको मालूम है आजकल नई नई तकनीकों का उपयोग करने लगे हैं, और खेती में बहुत सी नई नई तकनीकें भी आ गई हैं। हाँ जी। लेकिन आज हम आपसे अपने भाइयों से पॉली हाउस के बारे में आज की बात कर रहे हैं। हाँ? जी बिल्कुल करेंगे। हाँ। और इसके साथ ही होंगे हमारे मेहमान क्रम भी। और आज की बात का विषय तो हमने अभी तक बताया नहीं अपने भाइयों को। हाँ। तो पॉली हाउस जलवायु अनुकूल उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पर भाई हम आज की बात करने वाले हैं। और जैसे कि कविता बहन आपने बताया है कि आज मेहमान क्रम भी होंगे, तो भाई आज मेहमान क्रम में हमारे साथ हैं प्रगतिशील कृषक श्री मनीष वैद मुथा जी, जो ग्राम खजी जिला छिंदवाड़ा के निवासी हैं। इनसे हम ड्रैगन फ्रूट की खेती पर चर्चा कर रहे हैं और इनसे बातचीत करेंगी कविता साहू। जी हाँ, इसके अलावा संदेश और आज हमारा मनोरंजन से भरपूर लोकरंजनी क्रम भी है। बिल्कुल है। तो हम फरमाइशी लोकगीत और लोक भजनों का आनंद भी लेंगे पत्रों के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं संदेश। वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग। आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985। भजलू हरि का नाम रे भैया, बीती जाए उमरिया। भजलू हरि का नाम रे भैया, बीती जाए उमरिया। बीती जाते उमरिया रे भैया मोरी, बीती जाते उमरिया। किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी चौपाल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज है गुरुवार, यानी कि लोक रजनी क्रम, और अभी हम आपके पत्रों के पसंद के ही फरमाइशी गीत सुनवाए। तो और जो भेजने वाले जो हमारे श्रोता है, जिनके पत्र आज हमारे हाथ में हैं, इन्होंने भेजा है। और ये जो पत्र आया है ये भेजने वाले महादेव घाट अमलेश्वर से आया है। महादेव घाट अमलेश्वर से ये पत्र आया है। और इन्हें भेजने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजिला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर है। और कुछ ऐसे ही मिली जुली फरमाइश का पत्र भी मेरे पास है। ये है मेघा सिवनी सारना से श्याम बंदेवार, सुमित, सुचित, सेवकराम बंदेवार और सविता बंदेवार जी का। चलिए, हमने फरमाइशी गीत तो सुन लिया है कविता बहन। जी हाँ, फिलहाल के लिए लोकरंजनी क्रम को यहीं विराम देके शुरू करते हैं हमारी आज की बात। और जिसका विषय आज हमने लिया है पॉली हाउस जलवायु अनुकूल उन्नत कृषि तकनीक। किसान भाइयों, हमारे भारत देश को हमेशा से ही कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है।
और यहाँ के अधिकतर लोग की जो खेती करते हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं, वो खेती करके करते हैं। हाँ स्वाति बहन, किसान भाइयों कई फसलों का उत्पादन तो प्राकृतिक मानसून पर भी निर्भर करता है, जिसके कारण कभी कभी ये भी होता है कि फसलों की पैदावार अच्छी हो जाती है तो कई बार फसलों का उत्पादन ना के बराबर भी मिलता है हमें, है ना। यानी कि हमारे किसान भाइयों को कभी फ़ायदा होता है तो कभी नुकसान भी सहन करना पड़ता है। हाँ, और कविता बहन, इस गंभीर समस्या को कम करने के लिए आज के वर्तमान समय में अब हमारे किसान भाई पॉली हाउस के माध्यम से तकनीकी रूप से खेती करने लगे हैं। जी, पॉली हाउस एक ऐसी जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक है किसान भाइयों, जिसमें विशेष पॉलीथीन शीट से ढकी संरचना में पौधों को बहुत ही आसानी से और उन्नत तकनीक से उगाया जाता है। हाँ, और कविता बहन, यह तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित करके फसलों के लिए आदर्श एक स्वच्छ वातावरण बनाता है, जिससे प्रतिकूल मौसम और कीटों से सुरक्षा मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। किसान भाइयों, इस तकनीक में ड्रिप सिंचाई, जलवायु नियंत्रण जैसी जैविक उर्वरक, हम जो उन्नत तकनीकियों की सिंचाई की विधियां होती हैं उसको भी अपनाकर बहुत ही आसानी से हम सिंचाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भाइयों, हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या है पॉली हाउस। यह एक प्रकार का नियंत्रित वातावरण वाला ढांचा होता है जो जस्ती इस्पात की फ्रेम और कृषि यूवी स्थिर वाली फिल्म की छत से बना होता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा किसान भाइयों, ये तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को भी नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है, जिससे कि पौधों में बहुत ही अनुकूल वातावरण बन सके, जिससे कि हमारी पैदावार बहुत अच्छी हो। और पॉली हाउस तकनीक का एक मुख्य उद्देश्य है वो है पौधों को प्रतिकूल जलवायु से बचाना, और विभिन्न परिस्थितियों से बचाना जी, और फसल को नुकसान होने से बचाना और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल को पैदा करना। जी हाँ, इस तकनीक में जलवायु परिवर्तन का बचाव बहुत ही अच्छे से हो पाता है ना। और पॉली हाउस जिसमें किसानों को बिन मौसम बारिश, सूखे और अत्यधिक तापमान जैसी जो भी जलवायु संबंधी घटनाएं होती हैं उससे भी बहुत आसानी से वो बच सकते हैं समय रहते। और सबसे अच्छी बात इसमें है कविता बहन कि इसमें साल भर खेती करने की सुविधा होती है। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। यानी कि हमारे किसान भाइयों के खेत वो खाली नहीं रख सकेंगे यदि वो पॉली हाउस की तकनीक अपनाते हैं। और जिसमें उपज में 5 से 10 गुना तक की इसमें वृद्धि भी होती है। नियंत्रित तापमान और वातावरण के कारण फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कीटों से अक्सर आपने देखे होंगे कि हमारे किसान भाई कितने परेशान होते हैं, तो कीटों का प्रकोप भी इसमें कम हो जाता है। जी हाँ, और किसान भाइयों, इस तकनीक से ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम पानी और उर्वरकों का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और पॉली हाउस तकनीक से बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को लाभ होंगे, जैसे कि हमारी स्वाति बहन बता रही है। हाँ, जैसे कि पॉली हाउस तकनीकी से खेती किसी भी मौसम में, जैसे कि बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, कोई भी मौसम में कर सकते हैं। और पॉलीथीन की शीट से बना होता है ये, तो पॉली हाउस से में बाहरी तत्वों से फसल को सुरक्षा भी मिलती है। हाँ, का कवर मिल जाता है, आवरण मिल जाता है। और कीट और बीमारियों के नियंत्रण में दवाओं का खर्च भी कम होता है। ड्रिप और फोगिंग सिस्टम के द्वारा भी बहुत अच्छे से हम आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। तापमान, नमी नियंत्रण से बीज जल्दी और समान रूप से अंकुरित होते हैं। पॉली हाउस खेती आज के बदलते समय में कृषि के क्षेत्र पर एक अच्छी और उपयोगी वैज्ञानिक पद्धति के रूप में सामने आ रही है। हाँ जी, परंपरागत खेती में जहाँ फसलें मौसमी कीट और रोगों के प्रभाव से प्रभावित होती है, ये तो हम देखते हैं, कभी कभी हमें बहुत परेशान करती है ये समस्या। तो पॉली हाउस तकनीक किसानों को इन सभी प्राकृतिक समस्याओं से मुक्त कराकर राहत दिलाता है। बिल्कुल। और इस तकनीक में विशेष रूप से सब्जियां जो अधिक मूल्य की होती है, यानी जो बाजार में बहुत महंगी मिलती हैं, जिसमें कि शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, गुलाब, ये सभी लाभकारी फसलें होती हैं। हाँ, इनकी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। पॉली हाउस खेती किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण पकड़ होती है। और यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होती है। लेकिन इसकी जो प्रारंभिक और शुरुआत
का जो समय रहता है उसमें ना लागत अधिक लगती है। अच्छा। और सरकार के द्वारा दी गई अनुदान योजनाओं और तकनीकी सहायता से किसान इसे आसानी से अपनाकर दीर्घकालीन यानी कि लंबे से लंबे समय तक लाभ ही लाभ प्राप्त कर जी सकते हाँ, हैं। एक बार यदि लगा लिए हैं तो काफ़ी हाँ, लंबे समय तक हम लाभ प्राप्त बेफिक्र होता हो है। जाते हैं। किसान भाइयों, आपने अभी सुना कि हमने बहुत ही आसानी से किस तरीके से पॉली हाउस तकनीक को अपनी खेती में जोड़ने के लिए एक आपसे बहुत विस्तार से बातें की हैं, और उन्नत कृषि तकनीक के लिए ये बहुत ही बेहतर मददगार साबित होता है। तो ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण बात पॉली हाउस तकनीक के विषय पर। और अब सुनते हैं ये संदेश। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाइयों चलिए अब हम जुड़ते हैं मेहमान क्रम से। और मेहमान क्रम के अंतर्गत हैं आज हमारे साथ प्रगतिशील कृषक श्री मनीष वैद्यमुथा जी, ग्राम खजी, जिला छिंदवाड़ा के निवासी, जो ड्रैगन फ्रूट्स की खेती पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इनसे बातचीत कर रही हैं कविता साहू। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम में आज आपके साथ है आपकी अपनी बहन कविता साहू। और आज हमारे मेहमान है श्री मनीष वैद्यमुथा जी, जो गोलगंज छिंदवाड़ा से हैं और इनका स्वयं का फार्म हाउस है खजरी में। और सबसे अच्छी बात तो ये है किसान भाइयों की वैद्यमुथा जी उन्नतशील खेती में ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। तो आइए इनके अपने अनुभव जानते हैं। मनीष भैया, आपको हमारी राम राम। राम राम कविता जी। मनीष भैया, ये बताइए कि ड्रैगन फ्रूट की खेती आप कब से कर रहे हैं? मुझे ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हुए लगभग 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं। आपका सिर्फ इसी तरफ रुझान कैसे आया है? एक्चुअली मैं शुरू से ही खेती मेरा शौक रहा हुआ है, मेरा प्रोफेशन तो दूसरा है। तो मैं नई चीजें करना हमेशा पसंद करता हूँ, जैसे पॉली हाउस में। तो उसी क्रम में मैं एक बार महाराष्ट्र जब गया था, औरंगाबाद, वहाँ मैंने ड्रैगन फ्रूट की खेती देखी और मुझे लगा कि इसको हम छिंदवाड़ा में भी कर सकते हैं। तो मैंने फिर वहाँ से प्लांट लेके आया और ये खेती करना शुरू किया। देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जो लाल मिट्टी रहती है, जो ज्यादातर छिंदवाड़ा में पाई जाती है, वो हर प्रकार के फ्रूट प्लांटेशन के लिए उपयुक्त रहती है। क्योंकि उसमें एक तो वाटर लॉगिंग नहीं होती है, पानी का जमाव नहीं होता है। पानी का जमाव सबसे बड़ा खतरा रहता है फ्रूट प्लांट्स के लिए, जो उन्हें खत्म कर सकता है। तो लाल मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। पीएच आप समझिए 6.5 के आसपास अगर उसका रहे आपकी मिट्टी का, तो वो ज्यादा उपयुक्त पाई जाती है। मतलब ये है कि रोपाई करवाने से पहले हमें मिट्टी परीक्षण एक बार करवा लेना चाहिए। वो तो बहुत आवश्यक है, किसी भी फसल को लगाने के पहले मिट्टी परीक्षण बहुत करवाना बहुत जरूरी है। इसके पौधे आते हैं ड्रैगन फ्रूट के, जो हम पौधे जो लोग कल्टीवेशन करते हैं वो लोग तैयार करते हैं पौधे, वहां से लेके पौधे लगाना पड़ता है। तो बेसिकली कैक्टस वैरायटी का प्लांट रहता है, बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। इसको जो लगाने का तरीका रहता है कि हमको किसी भी प्रकार का, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिया में सीमेंट पोल जो हम देखते हैं, बाउंड्री में जो पोल लगाते हैं 6-6.5 फीट के, वो पोल लगा के और उसके बाद चारों दिशाओं में उसमें 4 प्लांट एक पोल में लगाते हैं। तो लगभग 5-5.5 फुट इसे ऊपर बढ़ाया जाता है बिना की ब्रांचिंग अलाउ किए बिना, सिंगल स्टेम को। और उसके बाद में फिर वापस ये नीचे आता है। तो 5.5-6 फीट के बाद में जब नीचे हो जाता है तो एक प्रकार से छतरी जैसी इसकी आकृति बन जाती है। 3-4 साल के बाद प्लांट की कुल मिला के ऊपर का गुच्छा नीचे आता है और नीचे से वो 4 स्टेम आपके ऊपर जाते हैं। तो इसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है ये, इसी हिसाब से इसकी खेती इंडिया में की जाती है। तो मनीष भैया, अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसके पौधे जब आप लाके लगाते हैं तो कितने इंच के पौधे होना चाहिए लगभग? देखिए, जो होते हैं करीब करीब आप समझिए 6 इंच 8 इंच के पौधे अपने जो रहते हैं वो लंबाई में होते हैं। तो उसका जो मोर्टेलिटी कम होती है और सर्वाइवल और ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। जब अपन पौधरोपण करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी? देखिए, ये लगभग आप समझिए कि पौधे से पौधे 8 फुट की दूरी पे लगाते हैं और रो टू रो, जिसको हम बोलते हैं बीच की रो, वो 12 फीट की लगती है। हाँ जी, 8 बाई 12 के गैप में इसको लगाया जाए। देखिए, ये वैसे तो काफी हार्डी पौधा रहता है, तो हल्का फुल्का खरपतवार से इसको फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी एक अच्छी चीज ये है कि हम बीच में गैप रहता है, तो गैप काफी रहता है एक प्लांट से और एक रो के बीच में। तो हम इसमें हल्के जो वीडीसाइड बोलते हैं, जिसको हम खरपतवार नाशक, उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इसमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सावधानी से प्लांट से बचा के हम कर लें तो कॉस्ट बचाने के लिए उस टाइप से भी हम इसको खरपतवार को वो कर सकते हैं। और एक बार जब ऊपर उड़ जाता है प्लांट कुल मिला के, तो बहुत ज्यादा फिर तकलीफ नहीं होती। इतने गैप के अंदर ट्रैक्टर भी चल जाता है 8 बाई 12 के गैप में, रो टू रो में। तो खरपतवार आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। अच्छा, रोपाई करने के बाद अपन इसकी खेती कितने समय तक ले सकते हैं इन पौधों से? एक बार पौधा आपका लग गया तो लगभग 15 से 20 वर्ष तक ये
आपको फ्रूट्स देगा। हाँ जी, लंबे समय तक ये फ्रूट्स देता है ये प्लांट। और चूंकि कैक्टस प्रजाति का है तो बहुत ज्यादा नाजुक नहीं होता, ज्यादा फ्रूट प्लांट्स के साथ होता है। थोड़ा पानी कम हो जाए, थोड़ा मौसम का प्रतिकूल भी हो जाए तो भी इस प्लांट के ऊपर फर्क कम पड़ता है। सिंचाई की जरूरत होती है तो उसके लिए क्या करना होता है? देखिए, अब आजकल तो सिंचाई के लिए ज्यादातर लोग ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं, जिससे पानी की बचत होती है। और पानी की इसमें आवश्यकता काफी सीमित है साल भर। इसका जो फ्रूट्स जो निकलते हैं वो जून से नवंबर महीने के बीच में निकलते हैं। उस समय हमारे यहाँ मानसून का सीजन रहता है, तो नेचुरली अच्छे मानसून के समय अलग से पानी देने की कोई जरूरत इसको होती नहीं है। बाद में अपना सर्वाइवल के वीक में एक बार दो बार ड्रिप इरिगेशन से पानी दे दें, नवंबर से लेके अगली क्रॉप आने तक के, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी की काफी सीमित आवश्यकता है। देखिए, इसका जो सब समय अपना माना जाता है, इसको अगर पौधे आप नए लगा रहे हैं तो फरवरी महीना सबसे उत्तम माना जाता है। फरवरी महीने में हम इसको लगाएं अगर, तो नेक्स्ट जुलाई में पहली बार आपके पास में फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। भले एक या दो फ्रूट जो भी आए, कुल मिला के 16 महीने से लेके 24 महीने के बीच में इसमें फ्रूट्स आते हैं एक बार लगाने के बाद। की पिकिंग बहुत आसानी से हाथों से की जा सकती है। कुल मिला के बहुत टेक्निकल कुछ ऐसा लगता नहीं इसकी पिकिंग करने में। खेती में का काम करते हैं वो बहुत आसानी से इसको तोड़ के इसका स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको तोड़ने के बाद में अपन कितने समय तक रख सकते हैं यदि परिवहन के कोई साधन बाजार में भेजने लायक ना हो? देखिए, इसकी शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा रहती है फ्रूट्स की। फिर भी हम मतलब ऐसा अगर कुछ परिवहन नहीं भी मिल रहा है, 24 घंटे 48 घंटे अगर रह भी जाता है ये, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता इसको। कुछ विशेष पैकिंग की जाती है इनकी या फिर वैसे ही? हिसाब से सिर्फ फ्रूट्स ही भेज देते हैं, लेकिन आजकल अब चूंकि मार्केटिंग का है और रिटेल उसके अंदर भी लोग रहते हैं, उसको खरीदना अच्छी पैकिंग में पसंद करते हैं, तो आज प्लास्टिक की थैली आती है इंडिविजुअल, जिसमें एक एक फ्रूट को एक एक प्लास्टिक की थैली में रख के उसको रिटेल में आजकल पैक बेचा किया जाता है। जाता है। थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है वो। हमने एक चीज ये देखे हैं कि गुलाबी और सफेद दो कलर के ड्रैगन फ्रूट्स बाजार में उपलब्ध होते हैं, तो जी। इनकी ये कुछ प्रजातियां होती हैं विशेष या फिर आप कुछ नहीं, ये दो बताइए? अलग अलग प्रजाति हैं। पहले एक्चुअली सिर्फ व्हाइट कलर का ही चलता था, जिसमें जी उसका पल्प व्हाइट रहता है, ऊपर से तो दोनों ही लाल रहते हैं। जी अंदर जो पल्प रहता है वो व्हाइट रहता है, तो उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स उसके सीड्स रहते हैं। लेकिन जी आजकल अभी जो ज्यादा जनता जो पसंद कर रही है वो लाल कलर वाला है, या रेड कलर का या पिंक कलर का जो पल्प है, वो वाले जी फ्रूट्स को ज्यादा आजकल मार्केट में पसंद किया जा रहा है। आपके पास में अगर ज्यादा कुछ चीज के आजकल सर्वाइवल है तो वॉल्यूम होना जरूरी है आपके पास में। आप कोई भी चीज लगाएं खेती में कुल मिला के, तो आपके पास में फ्रूट्स अगर आप रिटेल के हिसाब से सोचेंगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी आप सेल नहीं कर पाएंगे मार्केट में। होलसेल जी में बेचने का ये फायदा रहता है कि अगर आपने ज्यादा रकबे में लगाया भी है अगर इस फ्रूट को, और आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हमेशा होलसेल में बेचना ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत कम प्रोडक्शन अगर आप कोई चीज का ले रहे हैं, या आपने 100-200 प्लांट लगा लिया और उसके फ्रूट को आप बेचना चाहेंगे, तो वो फिर आदमी का इंटरेस्ट भी नहीं रहता और उसको बेचना भी मुश्किल होता है। तो आपके हिसाब से कितने कम से कम में, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत हो सकता है, कम से कम में यदि हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं तो कितने एरिया से चालू करना चाहिए उन्हें, मुझे लगता है ताकि कम उनको से थोड़ा कम, जी, प्रॉफिट भी दिखे? कम से कम 1 एकड़ में जो लगभग 1600 प्लांट आते हैं, उतना तो एक आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा कि उससे शुरुआत करनी चाहिए। और अगर किसी कारणवश हम उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं तो फिर भी कम से कम आधा एकड़ में, जिसमें 800 प्लांट आएंगे आपके, उतना तो लगाना ही चाहिए। अगर आप कमर्शियल चीज को देखते हुए कल्टीवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप आपके खेत में शौकिया तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उससे आपकी कुछ अर्निंग हो तो कम से कम इतना लगाना चाहिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। कुछ विशेष आप हमारे किसान भाइयों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के संबंध में यदि बोलना चाहें तो बताइए। देखिए, आजकल खेती बहुत चैलेंजिंग फील्ड हो गई है। आज सरवाइव वही आदमी कर पा रहा है कुल मिला के जो नई नई चीजों का शौक, उस खेती करने के लिए नई तकनीक का और नई चीजों का उपयोग कर रहा है। मेरी जी सलाह ये है कि चूंकि हमारी जो रेगुलर खेती करते हैं हम, जैसे गेहूं मक्का, या मौसम का बहुत ज्यादा प्रतिकूलता आजकल आती है, कोई भी फसल कब कहाँ पे नुकसान हो जाए कह नहीं सकते। ये जो फ्रूट प्लांट्स रहते हैं, इसमें थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी रहती है कि मौसम हल्का हल्का खराब भी हो तो उसको सहन कर लेता है। तो जी हमको बहुत जरूरी है कि नई चीजों को हम लगाएं अपने यहाँ पे, और नई तकनीक का उपयोग करें, अपनी कॉस्ट को कम करें। कॉस्ट को कम करना ही आजकल सबसे बड़ी, आप समझिए कि सफलता की गारंटी है खेती में भी, क्योंकि हर चीज की कॉस्ट बहुत हो गई है। चाहे आप उसको फंजीसाइड बोलें, चाहे पेस्टिसाइड बोलें, चाहे दूसरे टाइप के मैन्योर बोलें, लेबर बोलें, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए नई चीजों को करेंगे, मार्केट अच्छा मिलेगा तो उसके पैसे भी आपको अच्छे मिलेंगे। मेरी सलाह यही है व्यक्तिगत रूप से।
मनीष भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हमारे मेहमान क्रम में थे मनीष वैद्यमुथा जी, गोलगंज छिंदवाड़ा से। इनका स्वयं का कृषि फॉर्म खजरी में है। इन्होंने अभी हमें ड्रैगन फ्रूट के संबंध में विशेष जानकारी दी। मनीष भैया, आपको हमारी राम राम। राम राम कविता जी, धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे मेहमान क्रम के अंतर्गत श्री मनीष वैद्यमुथा जी से ड्रैगन फ्रूट की खेती पर चर्चा, और इनसे बातचीत कर रही थी कविता साहू। और अब हम जुड़ते हैं संदेशों से। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। चलिए किसान भाइयों, जुड़ते हैं हमारे आज के लोकरंजनी क्रम के ये अंतिम पत्र से, जो आया है ग्राम चौखड़ा से। कमलेश पटेल, नीलेश पटेल जी, अशोक पटेल, प्रदीप हरगोड़े, सरजू परतेती, झापू तिरकाम, अरुण और तरुण बंदेवार जी का। और मेरे हाथ में भी एक पत्र है जी। और ये पत्र आया है टावर स्ट्रीट न्यूटन से, और इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं निसार खान, उमेश गुप्ता, अमरनाथ, शैलेंद्र राय, मोनू हरडे, जतन नायक, महेश शुक्ला, बच्चा सेठ व परिवार। इनकी मिली जुली फरमाइश पे सुनते हैं ये लोकगीत। छनकीली धनिया, छूम छूम छना नना बाजे पे जनिया, छूम छूम छना नना बाजे पे जनिया। कानन में करतब के करन फूल फूले, कानन में करतब के करन फूल फूले, गजरा गुन गौरव के हरे हरे झूले। केसरिया रंग रंगी, केसरिया रंग रंगी, उमर की ओढ़निया, छूम छूम छना नना बाजे पे जनिया, छूम छूम छना नना बाजे पे जनिया। खना नना हाथन में मेहनत के कंगना, खनन खनन हाथन में मेहनत के कंगना, हरो भरो राखत जो जीवन को अंगना। चलिए किसान भाइयों, डॉक्टर अरविंद सोनी के गाए इसी मधुर लोक भजन के साथ में अब यहीं विराम देते हैं हमारे आज के लोकरंजनी क्रम को। तो ये क्रम हमारे साथ आप निरंतर चालू रखिएगा पत्रों के माध्यम से। आज हम बता देते हैं अपने किसान भाइयों को हमारे किसानवाणी लोकरंजनी क्रम का पता। लोकरंजनी क्रम किसानवाणी कार्यक्रम
द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र कुकड़ा हिल्स छिंदवाड़ा। पिन नंबर है 480001। तो किसान भाइयों, पत्रों के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, और इसके अलावा भी यदि आपके कुछ फरमाइशी लोकगीत, लोक भजन हो जो कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो उसे भी आप हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। देते हैं आज के कार्यक्रम को यहीं विराम। अनुमति दीजिए अपनी बहन कविता साहू और स्वाति जैन कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।